नमस्कार दोस्तों, अज्ञात क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अज्ञात आप सबके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ मार्च माह की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि अपने 3 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है और जो प्रादेशिक परिदृश्य है वो भी हो चुका है, और राष्ट्रीय परिदृश्य नेशनल का जो पार्ट था वो भी हो गया, स्टेट का जो पार्ट था प्रादेशिक परिदृश्य वो भी हो गया। अब आज की वीडियो में हम करेंगे जो स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी और जो मुख्य जो पुरस्कार अवार्ड है उनके बारे में अपने बात करेंगे मार्च माह के। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और जो अपने पुरस्कार है उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, थोड़ा हौसले के लिए लाइक शेयर कर दिया करो, करते रहा करो, जिससे कि थोड़ा हौसला बना रहे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, अपने पढ़ाने का तरीका भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा आपका टाइम खराब नहीं करते हुए आपको लेके चलता हूँ अपने पहले जो पेज है उसकी तरफ, जिसमें हम पहले करेंगे आर्थिक परिदृश्य। क्या करेंगे दोस्तों? आर्थिक परिदृश्य जो रह गया था वो करेंगे। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन। किसका दोस्तों? राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन बिल्कुल किसके द्वारा किया गया? ये किया गया है जो केंद्रीय शिक्षा कौशल मंत्री और उद्यमिता मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहाँ से किया? ओडिशा के सबलपुर से इसका क्या किया है? राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का शुरुआत यहाँ से की है। इससे क्या है दोस्तों? ये क्या है ये योजना दोस्तों जो नौकरी इसका एक स्लोगन है कि नौकरी चाहने वालों की बजाय नौकरी प्रदान करने वालों का दृष्टिकोण विकास करना। कि नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो, नौकर मत बनो, मालिक बनो, मालिक। इस योजना का उद्देश्य ये है। ये पीएम जो स्वनिधि योजना उसके तहत है, और इसके अंदर जो 40% भागीदारी है वो महिलाओं की भागीदारी है। और इसके तहत क्या है कि आपको मेक इन इंडिया, और जो अपने प्रधानमंत्री का अपना हमेशा से ये रहता है कि सरकारी नौकरी की बजाय उद्यमिता पे जोर दो। आप खुद मैन्युफैक्चर करो कुछ चीज़ को, छोटे छोटे कारोबार खुद चलाओ। उसके उन सब चीज़ों को देखते हुए इसका क्या किया है? क्रियान्वयन किया है। इस पहल को राष्ट्रव्यापी संभावना देखते हुए ये कुछ नहीं है। हाँ, इसमें एक अगर राजस्थान की बात कर रहे हैं तो आभासी रूप से भरतपुर में भी ये वर्चुअल रूप से लॉन्च की थी। उसके उसी दिन राजस्थान में देखा जाए तो कहाँ से शुरू की? इसको भरतपुर से शुरू किया। और केंद्र में देखा जाए तो कहाँ किया? सबलपुर, ओडिशा में। और योजना का नाम क्या है? राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में मुकेश अंबानी को मिला दूसरा स्थान। पहला स्थान अपने को पता नहीं ना, अपने को रखना याद। अपने को बस इतना ही ध्यान रखना है कि मुकेश अंबानी को दूसरा मिला, और 5वां किसको मिला था? नटराज जी, जो टाटा सन्स के मालिक है। भारत के 3 बंदों को ये मिला, और एक मिला अनीश शाह को। इन तीनों को ये जो है अवार्ड ये दिया गया। इंडेक्स में कौन से नंबर पे या दूसरे पे? मुकेश अंबानी जी, और 5वें पे नटराज टाटा सन्स के हैं वो है। आगे क्वेश्चन। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 748 गीगावाट पीक होने का अनुमान। ये कह रहे हैं कि जैसे एक सर्वे करवाया, सर्वे में भारत की जो बंजर भूमि का एटलस है उसको देखते हुए राजस्थान में मैंने आपको बताया था कितने प्रतिशत बंजर भूमि है? लगभग 10% बंजर भूमि है। अगर उस सारी भूमि पर सोलर लगा दिया जाए तो क्षमता क्या होगी? बहुत बढ़ जाएगी। और भारत की कुल सौर ऊर्जा जो क्षमता है वो 748 गीगावाट पीक पे होने की संभावना का अनुमान लगाया जा रहा है। ये जो जानकारी है ये केंद्रीय नवीकरणीय जो ऊर्जा और बिजली मंत्री है आर.के. सिंह। कौन है जी बिजली मंत्री? कौन है अपने सेंटर के? आर.के. सिंह द्वारा ये सूचना अपने को दी गई है। और इन्होंने कहा है कि 51 सोलर पार्क है जो भारत में लगे, जिसमें सर्वाधिक सोलर पार्क कहाँ लगे हैं? 9 सोलर पार्क कहाँ लगे हैं दोस्तों? राजस्थान में स्थापित किए गए। अपने राजस्थान में कितने सोलर पार्क? 9 सोलर पार्क। ये एक चार्ट के द्वारा उन्होंने बताया कि सर्वाधिक संभावनाएं हैं वो राजस्थान में है। 2 नंबर पे गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। उसके बाद तेलंगाना और इन सब में है
ये जो संभावनाएं हैं ये है। सर्वाधिक संभावना कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में इसकी संभावना है। क्षमता, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3 सुविधाएं शुरू, 3 सुविधाएं फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3 सुविधाएं शुरू की है। कौन कौन सी, किसके द्वारा की है? सबसे पहले तो ये बताता हूं, जो मंत्री है, जो कृषि मंत्री कौन है? केंद्रीय कृषि कल्याण और जनजातीय कार्य के लिए मंत्री है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जी है जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3 सुविधाएं, एक तो हेल्प नंबर शुरू किया है। हेल्प नंबर कौन सा है दोस्तों? हेल्प नंबर है 14447 हेल्पलाइन नंबर है जो शुरू किया है। और एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है सारथी। कौन सा पोर्टल दोस्तों? सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। किसके लिए? फसल बीमा के लिए। और एक LMS सिस्टम, जो लर्निंग जो मैनेजमेंट सिस्टम है, इन सब की देखभाल के लिए ये 3 चीजों को शुरुआत की है। ये 3 जो नवाचार है वो फसल बीमा योजना के तहत किए हैं। ये किसान रक्षक हेल्पलाइन नंबर है 14444 और पोर्टल कृषि बीमा सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म, जिसका फुल नेम है सारथी। सारथी की फुल फॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म कृषि बीमा सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म, सारथी जिसे बोला गया है। ये सारथी जो है ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके तहत जो बीमे को लेकर कोई भी अगर किसानों को अगर कोई संशय किसी भी प्रकार की है तो वो इस पे जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, देख सकता है उसका बीमा आया या नहीं आया, इन सब चीज़ों को वो देख सकता है। और इसका क्या किया है? इसकी शुरुआत की है। किसने की है? अर्जुन मुंडा जी ने की है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, IREDA और PNB के बीच MOU हुआ है। IREDA क्या है पता है आपको? IREDA क्या है? इंडियन रिलायबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास लिमिटेड जिसके बोलते हैं अक्षय ऊर्जा, मतलब जो सौर पवन, मतलब नवीकरणीय जो ऊर्जा है उन संसाधनों में आगे जो बढ़ा रही है, एक विकास एजेंसी है भारत को लेकर, रिलायबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसे बोलते हैं IREDA। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलकर जो अक्षय ऊर्जा को, भारत को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व में सर्वाधिक 1 नंबर पे लाने के लिए एक MOU किया है, जिसमें इनको फंडिंग कौन करेगा? PNB बैंक करेगा। कौन करेगा? PNB बैंक करेगा। और उल्लेखनीय है तो आपको सबको पता ही है कि 2030 तक अपना लक्ष्य क्या है? 500 गीगावाट गैर जीवाश्म आधारित बिजली, मतलब कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो 500 गीगावाट तक, 500 गीगावाट होनी चाहिए। कब तक? लक्ष्य कब तक का रखा है? 2030 तक। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीति आयोग द्वारा ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल लॉन्च। नीति आयोग है, नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर? इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है जो इसरो के साथ मिलकर नीति आयोग ने ये जो कार्य शुरू किया। इसरो के साथ क्यों मिलना पड़ा भाई? इसरो के साथ इसलिए मिलना पड़ा क्योंकि नीति आयोग के साथ इसरो जो ग्रे रिपोर्ट है वो ये बताएगी कि कहाँ कहाँ पे क्या चीज, कहाँ कहाँ पे वानिकी हो रही है, कहाँ कहाँ पर हरियाली है, कहाँ कहाँ पर आपको मतलब सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाने चाहिए। ये सब अंतरिक्ष जो अनुसंधान केंद्र उसकी सैटेलाइट द्वारा इन चीज़ों का जो है अनुमान लगाया जाएगा। कौन लगवाएगा? नीति आयोग लगवाएगा। और इसके अंदर ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, इसमें यही है कि 2030 तक जो बंजर भूमि है, 2030 तक जो 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि है या प्रति भूमि है, उसको दोबारा उसका क्या करना है? विकास करना है। क्या करना है? विकास करना। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है उसको क्या करना? कम करना है। बस यही इसका उद्देश्य है। और ग्रो, आपको पता है ये ग्रो रिपोर्ट है, ये किसने जारी किसने की है? किसने की है? ग्रो पोर्टल किसने लॉन्च किया पहले तो, और एक ग्रो रिपोर्ट है वो भी जारी की है। ये दोनों किसने की है? नीति आयोग ने। अपने लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ग्रो ऐप है वो किससे संबंधित है, किसने जारी किया, और इस ग्रो रिपोर्ट को किसने जारी किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि वानिकी में वैश्विक स्तर पर कृषि वानिकी समझ रहे हो दोस्तों? जैसे ऐसी फसलें जो वाणिज्य के क्षेत्र में, जो वाणिज्य के, जैसे आप बाग लगाते हो, जैसे आप सब्जियां बीजते हो, जैसे आप मूंगफली वगैरह ये सब बीजते हो, ये वाणिज्य कृषि है। कृषि वाणिज्य के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा देश है? 7वां सबसे बड़ा देश है। ये इंपॉर्टेंट कर लेना, थोड़ा फैक्ट है, याद रख लेना इसको। मेगा पोर्ट, केंद्रीय पतन पोत परिवहन
और जलमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2047, कब तक, वर्ष 2047 तक क्या है, नए क्लस्टर, देश में 6 नए क्लस्टर विकसित करने हैं, मतलब नए 6 जो पोर्टों के क्लस्टर है वो विकसित करने हैं। और तो उसमें कोई बड़ा नहीं। हाँ, ट्रांसजेंडरों के लिए हायर एजुकेशन के लिए जो पूरा खर्चा उठाने के लिए किस सरकार ने घोषणा की है, वो क्या, तमिलनाडु सरकार ने। ये क्वेश्चन थे अपने आर्थिक परिदृश्य के। अब आ गई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका शुरुआत करते हैं हमने पहले क्वेश्चन से। अमेरिका की निजी कंपनी ने चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष यान उतार कर रचा इतिहास। अमेरिका की निजी कंपनी है, अमेरिका की एक क्या है दोस्तों, निजी कंपनी है, उसने अंतरिक्ष यान को उतारा है किस पे, चंद्रमा पे। और पहली बार अमेरिका की किसी निजी कंपनी ने पहली बार क्या हुआ उतारा है ये अंतरिक्ष यान। और इसका नाम क्या है, इस कंपनी का नाम क्या है, ये है इंटरएक्टिव मशीन्स, इंटरएक्टिव मशीन्स। और ये कहाँ की है, अमेरिका की कंपनी है। इसने क्या किया है, एक निजी स्पेस यंत्र उतारा है, बस इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये किसके द्वारा उतारा गया, ये आप अगर याद रखना चाहो तो रख लेना, बाकी इतना नहीं है। जो स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट है, आपको पता है इससे बहुत 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 सबसे ज्यादा अगर यूज आज अंतरिक्ष में अगर काम आ रही है ना कोई रॉकेट, तो वो फाल्कन 9 जो आपको पता है स्पेस एक्स की है। कौन है, एलन मस्क साहब है ना, उनकी है ये। और इसमें कोई मेरे को अपने लायक कोई प्रोग्राम लगा नहीं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत का पहला स्वदेशी जासूसी उपग्रह स्पेस एक्स होगा लॉन्च, उपग्रह स्पेस एक्स होगा लॉन्च। और ये लॉन्च कौन करेगा, जासूसी उपग्रह। मतलब जासूसी उपग्रह क्या होता है दोस्तों, जो क्या करेगा, डाटाओं की क्या रखेगा, निगरानी रखेगा। और ये कौन कर रहा है, निजी क्षेत्र में ये पहला है। किस क्षेत्र में दोस्तों, निजी क्षेत्र में तो बोले तो इसको कौन बनवा रहा है, इसको टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, वो इसको बना रहा है। और लॉन्च कब कौन करेगा, लॉन्च जो एलन मस्क की कंपनी है जो स्पेस एक्स, उसके द्वारा अप्रैल 2014 में लॉन्च किया गया। हो गया, अब तो अपने लेट पड़ रहे हैं, लेकिन ये लॉन्च क्या हो गया जासूसी जो उपग्रह। ये इसरो का मौसम उपग्रह इनसेट 3DX कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित। नाम क्या है, इनसेट 3DX। और ये सफलतापूर्वक क्या हो गया, कक्षा में स्थापित हो गया है। ये क्या करेगा, इसकी क्या जानकारी, ये किस चीज की जानकारी देगा दोस्तों, ये देगा इनसेट, मौसम की जानकारी। क्वेश्चन आ जाए कि मौसम की जानकारी के लिए हाल ही में इसरो ने कौन सा जो सैटेलाइट या उपग्रह जो लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, इनसेट 3DX। ठीक है, यही अपना मेन क्वेश्चन है। और इसको GLSV है जो उसके द्वारा F-14 द्वारा इसको क्या है लॉन्च किया गया, आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर। ये तो आपको पता है हर जगह सेम ही है। अपने फिलहाल ये एक ही सेंटर है जहाँ से अपने क्या करते हैं, इनको लॉन्च करते हैं। और एक सेंटर और भी अब क्या है बनने जा रहा है, चिन्हित कर लिया है, बन के लगभग तैयार है तमिलनाडु में, वो आपको भी आगे हम बताएंगे। जो GSLV है वो आपको पता है क्या है, ग्लोबल जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, उसके द्वारा इसको क्या है दोस्तों, इसको लॉन्च किया गया है। और GSLV के बारे में एक प्रसिद्ध है, इससे कहा जाता है शरारती लड़का। फिर लड़कों को बदनाम कर दिया, शरारती लड़का। GSLV रॉकेट को क्या कहते हैं, शरारती लड़का। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जामों में पूछ लिया है कि शरारती लड़का है जो किस रॉकेट को कहते हैं, तो GSLV को कहते हैं। कार्टोसैट 2 को हिंद महासागर में दी समाधि। कार्टोसैट 2 क्या है, कार्टोसैट 2 एक उपग्रह था जिसे पहले लॉन्च किया गया था अंतरिक्ष में। अपने वो था अंतरिक्ष में तो क्या था अपने, मतलब पृथ्वी का जो अवलोकन करने के लिए, पृथ्वी की जो इमेजेस जो अपने अपने देख रहे हैं कि अपने आपने वो क्या बोलते हैं, गूगल मैप चलाते हो तो आपको पता होगा कि गूगल मैप में हर जगह ऊपर ले जाओ, जितना मर्जी पूरी दुनिया को देख लो, फिर नीचे आके एक बाग को देख लो, फिर एक सड़क को देख लो, फिर एक घर को देख लो। तो ये सब चीजें क्या है, सैटेलाइट के द्वारा ही क्या है, ये सब चीजें अपने को दिखती है। तो कार्टोसैट 2 है, ये क्या था, हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट सीरीज थी और दूसरी पीढ़ी का था। इसका क्या हो गया, अब कार्य पूरा हो गया, तो इसे हिंद महासागर में क्या दे दी, जल समाधि दे दी। जल समाधि इसलिए दे दी थी ये कहीं के
कहीं स्थल सीमा पर आके गिर ना जाए और किसी का नुकसान ना हो जाए। ये वैसे 5 वर्ष के लिए इसका जो लक्ष्य था वो 5 वर्ष के लिए था, लेकिन इसे 12 वर्ष के बाद 12 वर्ष तक ये सक्रिय रहा और इसके बाद 2019 में इसका टाइम पूरा हो गया था। वैसे इसको अभी 2024 में जाके क्या दी है, समाधि दी है। इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट मैंने आपको अभी बताया था कि सतीश धवन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश वाला है। उसके बाद अगर दूसरा पूछ ले, दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ बनने जा रहा है, तो वो बनने जा रहा है तमिलनाडु के थुत्तुकुंडी जिले कुलशेखरपट्टनम, 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 कहाँ, तमिलनाडु, थुत्तुकुंडी जिले के कुलशेखरपट्टनम में ये बनने जा रहा। और फिलहाल अपने पास एक ही था, एकमात्र, कौन, सतीश धवन अंतरिक्ष जो केंद्र है वो कहाँ है, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। और अब दूसरा कहाँ बनेगा, तमिलनाडु में। कहाँ, तमिलनाडु में बन रहा है। आधारशिला रख दी गई है इसकी। अब जो डिफेंस प्रौद्योगिकी के जो क्वेश्चन है वो करेंगे। देश का पहला सर्वेक्षण जहाज आईएनएस संध्याक नौसेना में शामिल। आईएनएस संध्याक है और देश का पहला सर्वेक्षण जहाज है जो सर्वे करेगा, और वो नौसेना में क्या हो गया, शामिल हो गया है। बस और कुछ नहीं, संध्याक का अर्थ होता है खोज करने वाला, ये नई नई खोजें करेगा और कोई बड़ा कुछ नहीं। भारत ने किया सौर ऊर्जा से संचालित एच ए पी एस लॉन्च। छद्म उपग्रह, ये छद्म उपग्रह एक वो लॉन्च किया है। ये सारा सौर ऊर्जा से चलेगा। और इससे क्या अनुमान लगाया है, इससे ये अनुमान लगाया कि जो उपग्रह अपने लॉन्च करते हैं, अगर ये क्या है, अभी तो 12 मीटर 23 किलोमीटर ऊपर इसको रखा गया था, 8.5 घंटे हवा में रहा, ये जीरो फ्यूल मतलब पूरा सौर ऊर्जा से चला। तो इससे अपने आगे संभावना बन गई कि आगे कोई उपग्रह अगर अपने भेजते हैं तो वो विदाउट फ्यूल भी ऊपर या विदाउट किसी कनेक्टिविटी के ऊपर रह सकता है। तुर्की के लड़ाकू, अब तुर्की ने एक स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाया जिसका नाम क्या है, कौन, तुर्की बोले तो तुर्की ने बता अपना नाम चेंज कर दिया और वो कहते हैं हम तुर्की मत बोला करो, मैं क्या बोला करो, तुर्की बोला करो, क्या बोला करो, तुर्की। हाँ, और उसने एक अपना जो स्वदेशी लड़ाकू विमान है, कौन, बस वो बनाया है और कुछ नहीं है। किसका, ये तुर्की का है, तुर्की का फाइटर जेट है, ये कुछ नहीं। एक प्रोजेक्ट है तुर्की का, तुर्की ने इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है वो किसके साथ, तुर्की और ब्रिटेन ने मिलकर एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। और इस प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है TFX। क्या है, TFX। इसके तहत क्या है कि ये एक दूसरे को क्या है, कोई भी जो नए फाइटर जेट बनाएंगे और बनाएंगे उसमें एक दूसरे को क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। और पाकिस्तान का भी इनमें क्या है, योगदान। पाकिस्तान तो क्या योगदान देगा, खुद का योगदान उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या यार। तुर्की भी ना कैसे कैसे लोगों से हेल्प मांगता है। अब आगे करेंगे पुरस्कार। पुरस्कार में तो चर्चा में 5-6 बार करवा दिया। ये भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पी नरहरि राव, MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया। और लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर बाकी सबको किन में मिला है, मरणोपरांत मिला है। ये अपने बहुत बार पढ़ लिया यार, इसको क्या पढ़े, बार बार क्या बताएं आपको। आगे चलो, भारत रत्न के लिए कुछ फैक्ट थे वो भी मेरे आपको बता ही दिए थे, लेकिन जल्दी में क्विकली देख लो। भारत रत्न है वो भारत का क्या है, सर्वोच्च सम्मान है। और 2 जनवरी 1954 से तत्कालीन राष्ट्रपति थे जो राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा इसकी क्या की थी शुरुआत। सर्वोत्तम कार्य के लिए, सम्मान के लिए ये दिया जाता है। पहले मरणोपरांत पुरस्कार के लिए कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को ये देना था, तो ये इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया और बदलाव किया गया कि मरणोपरांत भी दे सकते हैं। तो इस बार मरणोपरांत 4 लोगों को मिला है। और यह पुरस्कार 2011 में मानव प्रयास के लिए किसी भी क्षेत्र में दिए जाना, इसको शामिल किया कि मानव कल्याण के लिए अगर कोई भी किसी को काम को कर रहा है तो उसको भी इसमें जोड़ दो। इससे पहले ये सिर्फ कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक कार्य के लिए दिया जाता था, खेल के लिए भी दिया जाता था। और भारत रत्न पाने वाली अगर पूछ ले पहली महिला तो इंदिरा गांधी है। और अगर पूछ ले कि एकमात्र आज तक खिलाड़ी को एक को ही मिला, वो किसको है, सचिन तेंदुलकर को। किसको, सचिन तेंदुलकर को। और 2024 में जो है 2024 तक आज तक 18 हस्तियों को क्या मिला है, मरणोपरांत मिला है। और ये कोई आगे इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। प्रसिद्ध गीतकार गुलजार
गुलजार, गुलजार आपको पता है उर्दू, उर्दू के बहुत तगड़े प्रसिद्ध गीतकार है। और संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य है। जगत गुरु राम भद्राचार्य को कौन सा पुरस्कार मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। दो जनों को मिला इस बार ज्ञानपीठ पुरस्कार। किसको? एक संगीतकार गुलजार को, एक जगत गुरु राम भद्राचार्य को। राम भद्राचार्य को तो संस्कृत के क्षेत्र में, और इनको कौन से? इनको मिला है उर्दू। बस, और इसमें कुछ नहीं है राम भद्राचार्य जी के बारे में। अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें दिया क्या जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या दिया जाता है? बाग देवी की एक तो प्रतिमा दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और 11 लाख रुपए की राशि नगद दी जाती है। बोलो जय नहीं। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है जो साहित्य के क्षेत्र में कोई भी कार्य करता है। अगर जो भारत के संविधान के अनुसूची 8 में जो 22 भाषाएं हैं, उनमें अगर ये किसी में भी दिया जा सकता है। लेकिन 1956 में अगर साहित्य के लिए अगर कोई उत्कृष्ट कार्य कर रहा है तो उसको भी ये दिया जाता है। और इंग्लिश 2018 में पहली बार जो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो अंग्रेजी साहित्य के योगदान के लिए दिया गया था। पहली बार अंग्रेजी साहित्य को भी इसमें जोड़ा गया। पहले ये सिर्फ कितनी जो 22 भाषाएं उसमें दिया जाता था। और 57वां किसे मिला है आप देख लेना, दामोदर मौजो को, और पहला जी शंकर कुरूप को। पहला जी शंकर कुरूप को मिला था, और अंतिम अब किसको मिला है? गुलजार जी को और जगत गुरु राम भद्राचार्य को। अगला पुरस्कार दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। महोत्सव है दोस्तों, ये पुरस्कार नहीं है, इस बात को ध्यान रख लेना है। दो तरह के ये दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो पुरस्कार, महोत्सव फिल्म महोत्सव का पुरस्कार, ये फिल्म महोत्सव होता है उसमें बांटा जाता है। ये सिनेमा जगत के फिल्म अवार्ड से, ये देखो दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, दोबारा बता रहा हूं ये महोत्सव, ये जो भारत सरकार जो देती है ना, जो भारत सरकार दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो भारत सरकार फिल्म समारोह निर्देशालय द्वारा दिया जाता है, ये उससे अलग है। ये क्या उससे अलग है? ये इस बार किसे मिला? लेकिन अपने को तो सिर्फ ये पढ़ना है, दादा साहब फाल्के में कंफ्यूज नहीं होना, इसको मत पढ़ो। ये तो सिर्फ आपको इतना ही बताया था कि अगर वहां एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, एक दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। और देखे ही कौन दबा दब टिक मारो, बस यहीं पर टिक मार दो, दादा साहब फाल्के आगे आगे किया हुआ है। देखो गलत हो जाएगा वहां, मैं आपको पहले ही कह रहा हूं। अगर करना है तो ढंग से देख के, फिल्म महोत्सव तो नहीं लिखा हुआ, इस चीज का थोड़ा ध्यान रख लेना। बाकी आप ज्ञानी खूब हो, आपको ज्ञान देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। संगीतकार प्यारेलाल को, संगीतकार प्यारेलाल को कौन सा? लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। प्यारेलाल को पद्म भूषण भी मिला हुआ है, बस और कुछ नहीं। 66वां ग्रैमी पुरस्कार, 66वां ग्रैमी पुरस्कार किसे मिला भाई? संगीत के क्षेत्र में। किसे, किसके क्षेत्र में दिया जाता है? ये संगीत के। और कौन? अमेरिका। ग्रैमी पुरस्कारों का वितरण कौन? लॉस वेगोस अमेरिका में किया गया। इस बार कहां किया गया? लॉस वेगोस अमेरिका में किया गया। और पांच लोगों को, 5 संगीतकारों को इसमें क्या मिला? ये अवार्ड मिला है। उस्ताद जाकिर हुसैन, बहुत बार नाम पूछ लेते हैं, संबंध है उस्ताद जाकिर हुसैन का, तो तबला वादक हैं। शंकर महादेवन गायन, राकेश चौरसिया बांसुरी, गणेश राजगोपालन वालियन, और सेलव गणेश विनायक राम कंजीरा। इन 5 लोगों को इनमें ग्रैमी अवार्ड मिला है। उसके अलावा एक बंदे को और को मिला है, हरि प्रसाद चौरसिया जी के पुत्र हैं राकेश चौरसिया। चौरसिया को 2 ग्रैमी अवार्ड दिए हैं, तो इनको थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लेना। क्या कर लेना? इंपॉर्टेंट कर लेना। राकेश जी चौरसिया का नाम पूछा जा सकता है, राकेश जी चौरसिया का नाम पूछा जा सकता है। आदिति स्वामी को विश्व तीरंदाजी ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। किसे दिया गया? आदिति स्वामी। पूछ ले आदिति स्वामी का संबंध किससे है? तो तीरंदाजी से। किससे है दोस्तों? तीरंदाजी से है। किसका संबंध? आदिति स्वामी का संबंध। कहाँ की है ये? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सितारा के रहने वाली है। और भारत के कितने लोगों को मिला ये?
देख लो, अपने देख ही लेते हैं भारत के कितने लोगों को मिला ये भारत के मिला है 3 लोगों को। कितने लोगों को दोस्तों? ये भारत के 3 लोगों को मिला है। किन किन को मिला है? एक तो ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड है आदिति गोपीचंद स्वामी को। और किसको मिला है? और कोच ऑफ द ईयर इसमें मिला है भारतीय राष्ट्रीय जो कंपाउंड टीम के कोच है सर्जियो पगन। सर्जियो पगन है, इनको मिला है। और पैरा वुमन जो शीतल देवी है भारत की पैरा वुमन, उनको ये अवार्ड मिला है। साउथ इंडिया बैंक को बेस्ट टेक्नोलॉजिकल बैंक का खिताब मिला है। बस इतना ही याद रखना है। पीटी उषा को लाइफ टाइम अचीवर्ड अवार्ड, पीटी उषा को लाइफ टाइम अचीवर्ड अवार्ड, अचीवमेंट के लिए अचीवमेंट के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अचीवर्ड, कोई चीज को अगर आप कोई चीज के क्षेत्र में बहुत ही महानता अचीवनेस हासिल कर लेते हो तो उस क्षेत्र में आपको दिया जाता है। आपको पता होगा कि भारत की महान धावक उड़नपरी के नाम से भी जानी जाती है पीटी उषा, जिसे भारतीय ओलंपिक संघ की क्या है वो अभी अध्यक्ष भी है। इनको स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा ये अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और 1900 आपको इनके लिए मैं बता दूं कि 1985 में जकार्ता इंडोनेशिया में हुए जो एशियाई एथलीट गेम थे, उन्होंने अकेलों ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 5 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की 2 श्रेणियों में से इंदिरा गांधी और नरगिस दत्त के नाम हटाए। आपको पता है नाम हट रहे हैं शहरों के, पुरस्कारों के, स्टेडियमों के, जिसमें से ये नाम तो बहुत ही हट रहा है। इंदिरा गांधी और नरगिस दत्त का नाम हट गया है। इंदिरा गांधी, पहले फिल्म के क्षेत्र में इंदिरा गांधी पुरस्कार भी दिया जाता था और नरगिस पुरस्कार भी दिया जाता था, वो दोनों क्या है? हटा दिया गया है। जो इंदिरा गांधी पुरस्कार है उसका नाम क्या चेंज कर दिया है? उसका नाम क्या चेंज कर दिया दोस्तों, बताओ? इंदिरा गांधी पुरस्कार को अब निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म पुरस्कार का नाम होगा निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म। और जो नरगिस दत्त पुरस्कार उसका नाम होगा राष्ट्रीय सामाजिक पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म। ये 2 नाम थोड़ा याद रख लेना, ये पूछते रहते हैं कि किसको क्या मिल गया। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ को केपीपी नाम्बियार पुरस्कार, केपीपी नाम्बियार पुरस्कार किसको? एस सोमनाथन को। अपने को 2 क्वेश्चन हो गए। एक तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथन को कौन सा केपीपी नाम्बियार पुरस्कार दिया गया? केरल अनुभाग के जो अंतरिक्ष के जो नवाचार के मामले में मान्यता और जो इसरो के जो अध्यक्ष है उनको ये केपीएन नाम्बियार पुरस्कार दिया गया। बाफ्टा पुरस्कारों में अमेरिकी फिल्म ओपेनहीमर को 7 पुरस्कार। बाफ्टा पुरस्कारों में ये अपने कोई काम का नहीं है। पूछो क्यों नहीं है? क्योंकि भारत को इस बार कोई बाफ्टा में कोई भी फिल्म में कोई भी अवार्ड नहीं मिला है, तो अपने को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बाकी याद रख लेना जो बाफ्टा पुरस्कार है वो कौन देता कौन है, ये ध्यान रख लेना। ये देता है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट है, ये इसको बाफ्टा को देते हैं। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, बहुत ही अच्छा। बस इतना ही है अपने को और कुछ नहीं पढ़ना। डॉक्टर आदित्य सेन को जीडी बिड़ला पुरस्कार है ना, ये दिया जाता है। जीडी बिड़ला पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वैज्ञानिकी या जो जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार किस क्षेत्र में? वैज्ञानिकी अनुसंधान क्षेत्र में। और इसके लिए क्राइटेरिया है कि 5 वर्षों तक आप उस क्षेत्र में लगे होने चाहिए और 50 साल से आपकी आयु क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। इसमें 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार में। और जो 1951 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ये 1991 से ये चल रहा है। 1991 से कौन देते हैं इसको? देता कौन है? के बिड़ला जो फाउंडेशन है वो देती है। और किस क्षेत्र में? वैज्ञानिकी के क्षेत्र में। इस बार किससे मिला? अदिति सेन को मिला। शंकर स्मृति पुरस्कार
उत्तराखंड के जो बद्री धाम है उसके जो प्रमुख जो पुजारी है ईश्वरी प्रसाद जी है, उनको केरल के शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बस इतना ही ध्यान रखना है। डॉक्टर बीना मोदी डॉक्टर बीना मोदी तो क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर जो मोदी इंटरप्राइजेज है उसकी जो ये क्या है चेयरमैन है, इनको ये पुरस्कार मिला है कि कोई वुमेन है जो आउटस्टैंडिंग बिजनेस करती है उसके अंदर इसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया है। ये फोटोग्राफ ऑफ द ईयर ये तो कौन पूछता है, छोड़ो। तो इतने क्वेश्चन थे अपने, जो अपना एक इसकी वीडियो और बनाएंगे जिसके अंदर उस एक वीडियो में अपने जो क्या क्या रहेगा दोस्तों, अपना एक तो रहेगा खेल, क्या रह गया, खेल रह गया है, तो एक तो करेंगे खेल को, और क्या रहे हैं व्यक्तित्व, व्यक्तित्व रह गए, एक करेंगे व्यक्तित्व को, और क्या रहेगा, और कुछ ही नहीं रहा है, एक वीडियो और बनाएंगे और अपनी जो मार्च 2024 है वो हो जाएगी कंप्लीट। उसके बाद अपने इसकी मर्ज करके एक घंटे या 2 घंटे में पूरी क्रोनो की क्या बनाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे एक पूरी क्रोनो की। तो इसी के साथ ही दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, और सब्सक्राइब वगैरह कर दो थोड़े। आपको पता है दोस्तों जब तक 500 सब्सक्राइब नहीं होंगे तब तक अपना चैनल सर्च पे ही नहीं आएगा, और सर्च पे नहीं आएगा फिर मतलब क्या बनाने का। मैं जितने लोगों को भेजता हूँ सिर्फ उतने ही लोग देखते हैं, यहाँ जो जुड़ गए हैं वही देखते हैं, कोई नया लोग तो फिर देख ही नहीं पाएंगे। इसलिए जल्दी से 500 लोगों को इस ग्रुप में आने के लिए इनवाइट करो, उसके बाद देखो अपने आप कहोगे वैसे पढ़ाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।